नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, लगता है कि सरकार, एजेंसियां जब फेल होने लगे और आम लोगों की सुरक्षा, उनका संरक्षण, आम लोगों की चिंता सरकार के जहन से खत्म हो जाए, तब एक ही भरोसा बचता है और वो बचता है न्यायालय का। मीडिया मुद्दा तो उठाती है, मीडिया पब्लिक डोमेन में कॉमन मैन की लड़ाई लड़ती भी है, लेकिन आजकल मीडिया का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क लगातार कॉमन मैन के साथ खड़ा है, कॉमन मैन की लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी ताल ठोक करके पूरे दमखम के साथ कॉमन मैन की लड़ाई लड़ेगा। और इस लड़ाई को लड़ने की जो प्रेरणा मिलती है, वो आजकल मिल रही है बड़ी तेजी से हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत से। प्रत्येक दिन सीजेआई सूर्यकांत प्रत्येक दिन एक नया इतिहास लिख रहे हैं और उन्होंने एक प्रकार से तय कर लिया है मित्रों, आर या पार। जब तक वो संस्थान में मौजूद हैं, वो पूरी न्यायपालिका की कार्य संस्कृति को बदल रहे हैं। और इसीलिए जो टॉप पर बैठा हुआ इंसान होता है, उसका दर्शन क्या है, उसका आचरण क्या है, इसका इंपैक्ट संस्थान पर पड़ता है और इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, टॉप टू बॉटम। आप सबको मालूम है। अब संस्थान के उच्च पद पर बैठा व्यक्ति ने अगर तय कर लिया है कि कॉमन मैन के रक्षार्थ हमें खड़ा होना है, तो फिर आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? खड़े हो गए हैं। प्रत्येक दिन सीजीआई सूर्यकांत और उनकी टीम, जयमाला बागची हो या अन्य जज हो, सब एक प्रकार से उनके दर्शन को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं सीजीआई सूर्यकांत कि इसके नीचे हमें जाना नहीं है और कॉमन मैन के न्याय के प्रति कोई समझौता हम नहीं करेंगे। कॉमन मैन की हर एक गारंटी, उनकी लिबर्टी, उनकी प्राइवेसी और उनके लिए जितने कुछ संवैधानिक अधिकार हैं, उसके कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, भारत की न्यायालय है और न्यायालय में बैठे जज हैं। मित्रों, अब तक का लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन कल मंगलवार को सीजीआई की बेंच ने दिया और इस बार जिस प्लेटफॉर्म से हम आ रहे हैं, उसी की एक जो जो सोशल मीडिया का जो दूसरा विंग है, बड़ा मजबूत विंग है, मेटा। अब पहले ये फेसबुक थी, अब मेटा हो गई है और मेटा के अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे, इंस्टाग्राम जैसे इनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं। इसे आप प्रोडक्ट मान करके चले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब इनके प्रोडक्ट है। पहले व्हाट्सएप अलग था, फेसबुक ने उसे खरीदा, फिर वो मेटा के अधीन आया और अब मेटा इसको ऑपरेट कर रही है। सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में क्या भूमिका है, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया और उसमें रसिया में या चाइना में ये सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं है, उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, उनका इस तरह का मिजाज है। लेकिन उन्होंने फेसबुक को, गूगल को अपने यहां एंट्री नहीं दिया। लेकिन भारत तो खैर साहब पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, तो ये इन्होंने पलक पावड़े बिछा दिया। अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने रिसर्च और इनोवेशन में कोई काम ही नहीं किया।
जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि इकोनॉमिक सर्वे में अब भारत सरकार इस दिशा में सोच रही है। लेकिन खैर अब वो हमारे यहां ऑपरेट कर रही है और वो हमारी एक नेसेसिटी बन गई है, बहुत बड़ा टूल बन गया है, बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। आज से 10 वर्ष पहले दुनिया की जो 10 बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, उसमें इस जैसी कंपनियों का कोई मोल नहीं था। लेकिन आज अगर दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों को आप एनालाइज करेंगे, तो 10 के 10 में से कम 3, 4, 5 कंपनियां तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली ही कंपनियां हैं। गूगल हो, फेसबुक हो, अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, ये सब सोशल मीडिया उसी टेक्नोलॉजी पर है, सारी कुछ बने हुए। ये सारी कंपनियां टॉप 10 में आ रही हैं और ये खाली टॉप 10 में नहीं आ रही हैं, ये आपकी एक प्रकार से नेसेसिटी है। और जब ये आपकी नेसेसिटी बन गई तो आपका जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, आपका दोहन कर रही है, आपको बाजार बना दिया है। और बाजार बना करके आपका दोहन ये कैसे कर रही है, इसी बारे में माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने और उनकी टीम, जस्टिस बागची और जस्टिस एक और तीसरे 3 सदस्यीय बेंच है, जिसमें जयमाला बागची, जस्टिस विपुल पंचोली, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली, इन तीनों की खंडपीठ ने कल जो फटकार लगाई है पैसे वालों के वकील को, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये पैसे वाले वकील क्या क्या दलील दे रहे थे, बेशर्म दलील। और बेशर्म दलील भी कैसी, कौन दे रहे थे? हमारे देश के पूर्व एडवोकेट जनरल मुकुल रोहतगी, वो खड़े हुए हैं मेटा की तरफ से। और देश के लुमिनरी कपिल सिब्बल के सुपुत्र खड़े हुए हैं, अखिल सिब्बल साहब। तो कपिल सिब्बल ही समझिए पैसे का खेल क्या होता है मित्रों। इसे जस्टिस सूर्यकांत ने एक्सपोज कर दिया कल भरी अदालत में। एक तरफ तो पूर्व एडवोकेट जनरल मुकुल रोहतगी, अभी कुछ दिन पहले तक, और बड़े ये करीबी थे किनके, हमारे पूर्व कानून मंत्री के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अरुण जेटली साहब के। और जब ये आपको एक, हालांकि थोड़ा सा विषय से अलग है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, जब ये नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के दौरान पावर गैलरी में, दिल्ली के पावर गैलरी में चर्चा थी कि साहब अरुण जेटली को नोटबंदी की खबर नहीं थी। क्यों साहब? क्योंकि अगर अरुण जेटली को खबर होती तो मुकुल रोहतगी को जरूर खबर होती, क्योंकि क्लोजेस्ट फ्रेंड है मुकुल रोहतगी। और उनके क्लोजनेस का जो फायदा मुकुल रोहतगी जी ने उठाया, उसके कहने क्या। मुकुल रोहतगी के ही एक रिलेटिव थे, कोविड के दौरान गुजर गए, के अग्रवाल, जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो वहां से ये खबरें हम लोगों तक पहुंची थी और मीडिया में जो लोग जानते हैं, जो पावर गैलरी को जानते समझते हैं, उनको मालूम है। तो ये मुकुल रोहतगी हैं। तो मुकुल रोहतगी और अखिल सिब्बल साहब अपियर हो रहे थे किसके तरफ से? मेटा की तरफ से। मेटा के ऊपर आरोप है कि वो हमारी और आपकी प्राइवेसी का सौदा कर रही है, हमारी और आपकी डेटा को बाजार में नीलाम कर रही है, एडवर्टाइजर को हमारी आपकी डेटा को बेच रहा है। और ये कह रहा है कि नहीं नहीं, व्हाट्सएप तो फुली इनक्रिप्टेड है, 1 to 1 है, आपने जिसको मैसेज भेजा है उन्हीं को जानकारी मिलेगी, वहां से लीक नहीं होगी।
जस्टिस सूर्यकांत ने जो कल शब्द का उच्चारण किया है, वो कहा है कि डू नॉट प्ले विथ आवर डेटा and do not play with the safety and security of our beloved country. हमारे प्यारे देश के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। हमारी डेटा को अगर आप बाजार में नीलाम कर रहे हैं तो इसकी अनुमति आपको किसने दी? ये मैं मानता हूं कि आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो एडवर्टीजमेंट ही है, लेकिन एडवर्टीजमेंट अगर है तो आप एक एक इंडिविजुअल यूजर का साइको एनालिसिस कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे मित्रों कि अब जब आपका प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत अधिक है तो जो आप सोचते होंगे उसी का विज्ञापन आपके स्क्रीन पर आने लगेगा। अगर आप गूगल सर्च में जाएंगे, कोई भी सर्च करेंगे, कोई वेबसाइट सर्च करेंगे, कोई न्यूज आइटम को सर्च करेंगे, कुछ भी सर्च करेंगे तो लगे हाथ जो आपके दिमाग में चल रहा है उसका विज्ञापन आ जाएगा। आप देखेंगे कि बेडशीट का विज्ञापन आ गया अगर आपने बेडशीट के बारे में सोचा है। अगर आपने बल्ब के बारे में सोचा है तो बल्ब का विज्ञापन आ जाएगा। अगर आपने घड़ी के बारे में सोचा है तो घड़ी का विज्ञापन हो जाएगा। अगर आपने गाड़ी के बारे में सोचा तो गाड़ी का विज्ञापन आ जाएगा। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो डेटा है इसका साइको एनालिसिस करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम इस टेक जायंट के साथ बैठी है। इसीलिए और इसका प्रयोग कहां होता है? उपभोक्ता बाजार में होता है। मतलब अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, किसी कंपनी को गाड़ी बेचनी है, तो वो गाड़ी कहां बिकेगी इसके लिए पहले सर्वेज होते थे। कंपनियां सर्वे कराती थी, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते थे। आपका इनकम क्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, आपके परिवार में डिपेंडेंसी क्या है, आप किस इलाके में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं वहां सड़क की अच्छी व्यवस्था है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी गाड़ी वाले को गाड़ी बेचनी है, 4 व्हीलर बेचना है, तो वो इस डेटा का इस्तेमाल करती है और वो ये देखती है कि हम अपनी गाड़ी को ग्रामीण इलाकों में बेचेंगे या शहरी इलाकों में बेचेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है ये टायर 2 टायर 3 सिटीज में अधिक व्यापार करती हैं, बेचती हैं। क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी तक जो पैसेंजर गाड़ी बनाती थी, जो एसयूवी गाड़ी बनाती थी, वो ठेकेदारों के लिए, नेताओं के लिए, बाहुबलियों के लिए काफी चला, मुखिया जी के लिए, सरपंच के लिए। तो आप देखते होंगे कि स्कॉर्पियो अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी टेक्नोलॉजी में थोड़ा परिवर्तन करके और उसके इंटीरियर में थोड़ा परिवर्तन करके उसको शहरों में, मेट्रो सिटीज में भी लोग ग्राहक उनके बने, इसके आधार पर उन्होंने परिवर्तन किया। और इस सब का जो वो एनालिसिस करती है कोई कंपनी, तो वो अपने पास डेटा लाती है कि हमारा जो यूजर है, हमारा जो ग्राहक है, उसकी मन स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर उसके पास कोई सिडान गाड़ी है तो क्या वो एसयूवी पे शिफ्ट करना चाहता है, और अगर एसयूवी है तो क्या वो सिडान पे शिफ्ट करना चाहता है। तो कितनी एसयूवी हैं, कितने सिडान हैं, और फिर उसका एनालिसिस करके आपको वो बाजार में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। यही हाल वो अन्य प्रोडक्ट के साथ है। अब इस प्रोडक्ट के लिए अगर अकेले दिल्ली एनसीआर में अगर आपका पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है तो आप मान के चलें कि 3 करोड़ से अधिक फेसबुक अकाउंट होंगे। एक एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 तो होंगे ही। अगर मान लीजिए कि फर्जी अकाउंट को ब्लॉक भी कर दिया होगा तो 2 से 2.5 करोड़ तो अकाउंट होने ही होने हैं फेसबुक के। अच्छा, अगर फेसबुक के अकाउंट हैं तो मान के चलें कि 2 से 2.5 करोड़ यूजर, अकेले मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात कह रहा हूं, व्हाट्सएप के भी होंगे। और अगर व्हाट्सएप के हैं
तो इंस्टाग्राम के मान लीजिए उतने नहीं होंगे, जबकि हालांकि इंस्टाग्राम के यूजर अधिक है, तो इंस्टाग्राम के यूजर भी 2.5 करोड़ होंगे। अब ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी के अधीन आती है, मेटा के अधीन आती है। अब मेटा के ऊपर आरोप है कि आप हमारी डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसे बाजाप्ता बाजार का विषय बना दिया है। और इसलिए आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप का प्रचार आता है कि अब व्हाट्सएप आपके लिए मैसेज का ट्रांजैक्शन करने वाला, ट्रांसफर करने वाला नहीं है, सेंड एंड रिसीव करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इट हैज बिकम योर बिजनेस पार्टनर। यू कैन ग्रो विथ व्हाट्सएप, you can grow with Facebook, you can grow with Instagram. Therefore, it is no more merely a messaging platform. It is a business platform. और जब आप बिजनेस प्लेटफॉर्म हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने हमारे ग्राहकों के डेटा से कितने पैसे कमाए हैं मार्केट से। आजकल दिल्ली, एनसीआर, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में कॉलिंग्स की जाती है। रियल एस्टेट एक एक डेवलपर से उनके एजेंट डेटा लेते हैं। अब ये सर्विस प्रोवाइडर, जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे डेटा ले जाते हैं और आपके पास अनवांटेड कॉल्स आने शुरू हो जाते होंगे, आप देखे होंगे। ये कॉल्स आ रहे हैं, ये पूरा डेटा का खेल है और डेटा का मिलियंस ऑफ बिलियंस का बाजार बन गया है। और इसी डेटा के खरीद फरोख्त से ये कंपनियां मालामाल हो रही हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां भी मालामाल हो रही हैं और इस तरह के टेक्नोलॉजी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी मालामाल हो रही है। अब जब ये मालामाल हो रही है तो भारत के सीसीआई को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत पहुंची ग्राहकों की तरफ से कि हमें शक है कि मेटा हमारे डेटा का दुरुपयोग कर रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी तहकीकात की। कंपटीशन कमीशन इंडिया ने तहकीकात की तो तहकीकात के बाद पता चला कि साहब ये बात तो सही है, ये बात तो, इसमें कुछ तो घालमेल है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनसीएएलटी को अप्रोच किया और एनसीएएलटी में जाकर के कहा कि साहब ये जो है, ये मामला जो है बड़ा गड़बड़ चल रहा है और इन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए हैं, इनके ऊपर आप जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएएलटी, इनको अप्रोच किया कि इनको आप देखिए कि ये लोगों के डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के डेटा को बेच करके पैसे बना रहे हैं। इससे दो काम हो रहा है, एक तो लोगों की निजता सारे बाजार नीलाम हो रही है और दूसरी कि ये जो पैसे कमा रहे हैं उस पैसे का भारत की सरकार को या भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये पैसे बना करके टैक्स इवेजन भी कर रहे हैं। लेकिन साहब एनसीएएलटी में तो खेल हो गया। एनसीएएलटी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उसको सेट असाइड कर दिया। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके खिलाफ 213 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया और पेनल्टी इंपोज करने के बाद दोबारा अप्रोच किया, लेकिन एनसीएएलटी ने इस पर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मित्रों जो सब बात कही गई वो जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं। एवरी साइलो ऑफ डेटा विथ रिगार्ड टू एन इंडिविजुअल irrespective of privacy has a value। प्राइवेसी के अलावा हर डेटा का एक वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रोकड़ा, रुपीज। The DPDP Act only addresses privacy। We would like to examine what is the rent sharing of data। हमारे यहां का जो एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट जो आपका है,
इस ये डीपीडीपी एक्ट तो प्रिवेसी के ही बारे में खाली कह रहा है, नहीं, हम अब ये एग्जामिन करेंगे, मतलब कोर्ट अदालत ये कह रही है, अंडर द लीडरशिप ऑफ सीजेआई सूर्यकांत, अदालत कह रही है, वी वुड लाइक टू एग्जामिन व्हाट इज द रेंट शेयरिंग ऑफ डेटा। आप कितना रेंट शेयर कर रहे हैं डेटा का, मतलब जब डेटा आप देते हैं तो कितना पैसा लेते हैं, कितने दिनों के लिए लेते हैं, फिर आप उसका डेटा वापस ले लेते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल हो रहा है। वी आर कंसर्न अबाउट हाउ आवर बिहेवियरल टेंडेंसीज एंड ट्रेंड्स आर यूटिलाइज्ड एंड मोनिटाइज्ड। समझ रहे हैं बात को? वी आर कंसर्न अबाउट हाउ आवर बिहेवियरल टेंडेंसीज एंड ट्रेंड्स आर यूटिलाइज्ड एंड मोनिटाइज्ड। हमारे व्यवहार के ट्रेंड को कैसे आप मोनिटाइज कर रहे हैं और हमारे बिहेवियरल ट्रेंड को कैसे आप जज कर रहे हैं, ये सब हम तहकीकात करेंगे। एंड देयर बाय योर पेरेंट कंपनी कैन लिवरेज इट फॉर द पर्पस ऑफ डोमिनेंस and advantage in online advertising. You will target me on that advertising. We would also like to examine the data value of the footprints of the user being shared with Meta platform. And Meta platform thereby having a targeted advertising advantages. ये कौन कह रहे हैं? ये जस्टिस जयमाला बागची कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हम ये तहकीकात करेंगे कि आप हमारे डेटा का वैल्यू क्या लगा रहे हैं, कैसे उसको यूज कर रहे हैं, हमारा बिहेवियरल पैटर्न को कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं, उस बिहेवियरल पैटर्न को आप शेयर कर रहे हैं, आप कुछ अपना एल्गोरिदम तैयार किए हुए हैं, आप कुछ हमारा बिहेवियर को आप उस पैटर्न को आप कुछ अपने तरीके से डिकोड करके उसका एक अलग बैंक बना रहे हैं। भाई फलाना ग्राहक जो है ये सोचता है, ये सर्च करता है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना इंटेलिजेंट है। तो उस आधार पर जो आप डेटा बनाते हैं और उसको जो आप शेयर करते हैं, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। ये मुकुल रोहतगी साहब उठ के खड़े हो गए और कहा कि सर हमने सब चीज का बंदोबस्त कर लिया है, सबके बारे में हमने सूचना दे दी है। का कोई सूचना नहीं है, आपका है कि आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को या तो ऑप्ट करो या ऑप्ट आउट हो जाओ, मतलब छोड़ के चले जाओ प्लेटफॉर्म को, कोई सुनवाई नहीं है आपकी। और आप जो प्राइवेसी पॉलिसी दिए हुए हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि भाई आपके घर का जो मेड है वो भी व्हाट्सएप चलाता होगा, वो भी फेसबुक चलाता होगा। आपको प्राइवेसी पॉलिसी क्या है जरा मेड से पूछ के बताइए, उनको पता चल रहा है क्या? जो सब्जी बेचने वाली है या बेचने वाला है बेचारा, वो क्या आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ के समझ लेगा? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम लोग जब यहां बैठे हुए हैं और आप किस क्लेवरली, किस चतुराई के साथ आप पॉलिसी फ्रेम करते हैं और शब्दों के साथ खेलते हैं, जब हमारे और हमारे साथी जजों के समझ से बाहर है, तो ये सब्जी बेचने वाली आपके प्राइवेसी की पॉलिसी को समझ लेंगे, आपके घर का हेल्प ये समझ लेगा। तो ये हमें बेवकूफ न बनाए, ये ठगाई का धंधा अविलंब बंद करें, अविलंब। और ये स्ट्रिंजेंट एक्शन लूंगा। कल पानी उतार दिया इन पैसे वालों की वकीलों ने, पैसे वालों के वकीलों को का पानी उतार दिया जस्टिस सूर्यकांत ने और जस्टिस बागची ने, और जो इनके तीसरे जज हैं वो तीनों जज ने मिलकर के बॉम्बार्डिंग कर दिया मित्रों। और अब आप सोचिए कि कॉमन मैन जिससे प्रत्येक दिन दो चार हो रहा है, दो चार हर वक्त आप जूझते रहते हैं। अभी खुद क्यूबाइड नेटवर्क के जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसको डिलीट कर दिया। अब ये उनका अपना
डिसीजन हो गया, अपने आप उन्होंने निर्णय लिया, कर दिया। हमने अपील किया, अपील की कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रीजन नहीं दिया ढंग का, कोई रीजन नहीं है। रीजन क्या है इसका कॉन्वर्सेशन तो होगा, नहीं है, आर्बिट्ररी है, कुछ भी वो कर दिया, उनका है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, सीजीआई सूर्यकांत और उनके बाकी जो बेंच के अन्य सदस्य हैं, जज, उन्होंने आपके लिए एक आशा जगाई है, एक किरण आशा की आपके सामने रखा है कि नहीं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, आपके डेटा से खिलवाड़ नहीं होगा, और हमारे भारत के इन डेटा के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो हेवी पेनल्टी लगाऊंगा। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 213 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, ये पेनल्टी और भी बढ़ सकती है। एनसीएलटी में तो इन्होंने मैनेज कर लिया, यहां तो मैनेज चलता है ना, आप जानते हैं, हर जगह हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो यहां तो हर जगह वही खेल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई और जस्टिस सूर्यकांत के पास जब ये मामला आया, तो जस्टिस सूर्यकांत कॉमन मैन के लिए खड़े हो गए और कहा नथिंग डूइंग, सारे डेटा पब्लिक कीजिए, आप किस डेटा का क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या मिसयूज कर रहे हैं, डेटा बेच करके जो पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, उसका टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, डाटा बेचने का आपको अधिकार है या नहीं है, सब आपको बताना पड़ेगा। सारे डिटेल के साथ जस्टिस सूर्यकांत ने मेटा और ये कपिल सिब्बल के सुपुत्र अखिल सिब्बल जी को और हमारे पूर्व एडवोकेट जनरल मुकुल रोहतगी जी को कहा है कि सारे डिटेल के साथ अगली डेट पर आ जाइए, हम सुनेंगे। लेकिन कॉमन मैन के सेफ्टी सिक्योरिटी से डिजिटल अरेस्ट चल रहा है चारों तरफ, इससे समझौता हम होने नहीं देंगे। तो फिर एक बार जस्टिस सूर्यकांत ने दिखा दिया कि वो कॉमन मैन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनतंत्र अक्षुण्ण है। थोड़ी देर बाद हम एक और अभी कार्यक्रम लेके आएंगे श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी का, जो आज जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में खुद अपीयर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।